नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हमने अपने इस लेक्चर में फरवरी 2023 में जो भी एसएससी जीडी के एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि गोवा के वर्तमान सीएम कौन है, अर्थात वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है। तो इसमें से जो हमारा पहला ऑप्शन है इसमें लिखा है जगन मोहन रेड्डी। तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी। और अभी इन्होंने निर्णय लिया है कि ये अपनी राजधानी विशाखापट्टनम में शिफ्ट करेंगे। तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है कोलेरू झील, पेपर में बहुत पूछी जाती है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और अगला ऑप्शन है आपका पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर धामी ये उत्तराखंड के सीएम है, उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर धामी। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण दो राजधानी है। और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो गुरमीत सिंह हैं, गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। और नंदा देवी जो शिखर है ये भी उत्तराखंड में है। और अगला ऑप्शन है आपका मानिक शाह, ये हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं, त्रिपुरा के सीएम बने हैं मानिक शाह, डॉक्टर मानिक शाह। और त्रिपुरा के बारे में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा। यहाँ की जो मूल भाषा है वो कोकबरूक भाषा है, कोकबरूक भाषा यहाँ की मूल भाषा, ये पूछा गया पेपर में आपके। और 19 जनवरी को कोकबरूक दिवस मनाते हैं इसी भाषा के संबंध में, अर्थात इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए। और यहाँ का एक त्योहार है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, खारची पूजा। खारची पूजा त्रिपुरा का है, ये याद रखना है। अगला ऑप्शन है आपका प्रमोद सावंत। तो प्रमोद सावंत सीएम है गोवा के, तो ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और गोवा की राजधानी है पणजी, पणजी गोवा की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। और श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं गोवा के। और भारत सरकार ने एक लक्ष्य शुरू किया था कि 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाने का। तो हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत के 9 राज्यों की तटीय सीमा समुद्र से लगती है, उसमें से सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वो गुजरात की है। और दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। और सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है। तो गोवा के बारे में ये भी याद रखना है। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा है। और यहाँ पर गोवा में जीएसटी संग्रहालय धरोहर का निर्माण किया गया है। तो गोवा में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है मार्मुगांव, ये गोवा में है। यहाँ की प्रमुख नदी है मांडवी, मांडवी गोवा की प्रमुख नदी है। इसी नदी के तट पर पणजी गोवा की राजधानी स्थित है, तो ये भी याद रखना है। और गोवा को 1961 में प्राप्त किया गया था पुर्तगालियों से। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से प्राप्त किया गया था गोवा को। और 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। और 56वां संविधान संशोधन गोवा से संबंधित है। तो ये चीजें गोवा के बारे में ध्यान रखना है, सभी फैक्ट पूछे गए हैं एग्जाम में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस पर, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस पर 25वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो अर्थात ई गवर्नेंस क्या है कि ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, मतलब प्रशासन। तो इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीकों का प्रयोग करके, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके शासन प्रशासन को कैसे बेटर किया जा सकता है, इस संबंध में 25वां सम्मेलन हुआ जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू में हुआ 25वां सम्मेलन और इसका उद्घाटन किया जितेंद्र सिंह ने। तो 25वें सम्मेलन का उद्घाटन किया जितेंद्र सिंह ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, जब भी ये सम्मेलन होता है हर बार ये पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है। इस बार 25वां सम्मेलन हुआ 2022 में और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया जितेंद्र सिंह ने। और ये जितेंद्र सिंह कौन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं,
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनके पास। अगला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गोवा में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। और ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। ये दोनों फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में, मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। अगला ऑप्शन है निर्मला सीतारमन। तो ये भारत की वित्त मंत्री हैं और इन्होंने 1 फरवरी 2023 को 5वीं बार बजट पेश किया है। तो इन्होंने 5वीं बार बजट पेश किया 1 फरवरी 2023 को। अगला ऑप्शन है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज क्या है? यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। तो ये भी फैक्ट याद रखना है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो जितेंद्र सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पहला ऑप्शन है आपका समीर कामत। ये डीआरडीओ के प्रमुख हैं। डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को हुआ था। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख समीर कामत बनाए गए हैं। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है वलस्यम मूलम विज्ञान, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। अगला ऑप्शन है सुमन बेरी। सुमन बेरी नीति आयोग के, नीति का फुल फॉर्म पूछा गया आपसे एक शिफ्ट में, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति का गठन कब किया गया था नीति आयोग का? तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया और वर्तमान में इसके जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो सुमन बेरी हैं और इसके जो सीईओ हैं नीति आयोग के वो है परमेश्वर अय्यर। तो ये भी याद रखना है नीति आयोग के संबंध में। अगला ऑप्शन है संजीव बजाज। ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। तो इन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संजीव बजाज को। अगला ऑप्शन है आपका शक्तिकांत दास। तो ये शक्तिकांत दास ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं। तो शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर बने हैं। तो इनको भी याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1935 में। तब इसका हेडक्वार्टर बनाया गया कोलकाता में। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। ये भारत सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है। मौद्रिक नीति हमारे देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाई जाती है, अर्थात इसमें प्रमुख भूमिका मौद्रिक नीति समिति के द्वारा बनाई जाती है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। ये चीज ध्यान रखना है। तो इसमें आपसे भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में पूछा गया तो संजीव बजाज आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है सतलज नदी पर कौन सा बांध है? तो ये जो मैटूर बांध है ये कावेरी नदी में है। कावेरी नदी में मैटूर बांध बहुत पूछा जाता है। और किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। मैटूर बांध कावेरी नदी में तमिलनाडु में है। अगला ऑप्शन है अलमट्टी बांध। ये जो अलमट्टी बांध है ये कर्नाटक में है और ये है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी कर्नाटक में है अलमट्टी बांध, ये भी बहुत पूछा जाता है। अगला है टिहरी बांध, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो टिहरी बांध ये है उत्तराखंड में
टिहरी बांध उत्तराखंड में है और किस नदी पर है ये, तो भागीरथी प्लस भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना के संगम पर है टिहरी बांध। अगला ऑप्शन है भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा बांध ये हिमाचल प्रदेश में है और नांगल बांध पंजाब में है। तो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा है, हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से ये है हिमाचल प्रदेश। नांगल बांध पंजाब में है और ये किस नदी में है, सतलज नदी में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है, तो तिब्बत में इसका उद्गम होता है। और ये भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किस दर्रा से प्रवेश करती है, तो सिपकिला दर्रा। ये याद रखना है इसके बारे में, सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा से भारत में एंटर करती है सतलज नदी। तो ये भी फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध, सतलज नदी पर है। अगला ऑप्शन है जो मॉडर्न हिस्ट्री से, अगला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो इसमें जो आपका पहला आंसर है 1919। 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया, रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 1919 में शुरू किया और ये रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया था महात्मा गांधी ने। और 1920 में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, आंदोलन। और 4-5 फरवरी 2022 को चौरी चौरा में जो घटना घटित हुई, अर्थात हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने को घेर लिया और उसमें आग लगा दी, जिसमें लगभग 22-23 पुलिसकर्मी मारे गए थे और इसमें हिंसा आ गई इस आंदोलन में। तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया 12 फरवरी 1922 को। तो ये भी फैक्ट याद रखना है। इसमें महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। 1930 में अर्थात 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, नमक सत्याग्रह। और नमक सत्याग्रह का ही एक भाग है दांडी मार्च, अर्थात 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पैदल चल देते हैं और वो गुजरात के नवसारी जिले के दांडी नामक गांव में पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी के समुद्र तट में नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। अर्थात नमक बनाने का अधिकार केवल अंग्रेजों को था। महात्मा गांधी ने जब खुद नमक बनाया तो भारतीयों को नमक बनाना अलाउ नहीं था, क्योंकि नमक अंग्रेज बनाते थे, उसमें बड़े पैमाने पर टैक्स लेते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट के किनारे पहुंचकर सांकेतिक रूप से थोड़ा सा नमक बनाया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो यह भी याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला ऑप्शन है 1940। 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने 1940 में शुरू किया। और इसके तहत, व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत जो पहले सत्याग्रही थे उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। तो व्यक्तिगत आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था और इनका आश्रम जो है महाराष्ट्र में पवनार आश्रम बहुत फेमस रहा है इनका आश्रम, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत के बारे में पूछा गया तो 1920 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे है, अर्थात किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो पहला ऑप्शन है आपका भरतनाट्यम। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि ये किस राज्य का है, तो ये तमिलनाडु का है। तो भरतनाट्यम ये एक शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का है, तमिलनाडु का है। और दूसरा फैक्ट यहाँ से ये याद रखना है कि इससे संबंधित कुछ व्यक्तित्व हैं। भरत मुनि, भरत मुनि का संबंध भरतनाट्यम से, इनका नाम याद रखना है। हेमा मालिनी, इनका भी संबंध भरतनाट्यम से है, तो ये चीजें याद रखना है। मणिपुरी, ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर का। और यहां से एक फैक्ट ये भी याद रखना है, झावेरी बहनों का संबंध, झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है।
अगला ऑप्शन है कथक, ये शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश का है। और इससे संबंधित कुछ व्यक्तित्व हैं, उनके नाम याद रखना है, जिनमें से एक है शंभू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, इन सबका संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से। ओडिसी, ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और ये इससे संबंधित कौन है? केलुचरण महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, इनका संबंध है ओडिसी नृत्य से। तो इसमें हमें ये पॉइंट याद रखना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ओडिसी। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि वायु की आर्द्रता किस यंत्र में से मापते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका लैक्टोमीटर, इससे दूध की शुद्धता मापते हैं। दूध की शुद्धता मापक यंत्र है लैक्टोमीटर। बैरोमीटर, इसे वायुमंडलीय दाब मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से। हाइग्रोमीटर, इसे वायु की आर्द्रता मापते हैं, आर्द्रता। फेदोमीटर, इसे समुद्र की गहराई मापते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ है कुरान, ये इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, इस्लाम धर्म। बाइबल, ये ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। अगला ऑप्शन है भगवत गीता, ये हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। अगला ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहिब, ये सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, सिख धर्म। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? तो 5वें सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया 1604 ईस्वी में, ये भी याद रखना है। तो इसमें आपसे पूछा गया ईसाई धर्म के बारे में, तो बाइबल ईसाई धर्म की पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है ये। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? पहला ऑप्शन है आपका 40, तो ये है विश्व नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान, विश्व नवाचार सूचकांक, विश्व नवाचार सूचकांक 2022, इसमें भारत का स्थान है 40वां। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है 40। अगला ऑप्शन है 43, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, सूचकांक 2022, इसमें भारत का स्थान है 43। अगला ऑप्शन 107, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 107वां है। अगला ऑप्शन है 132, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में भारत का स्थान 132वां है। तो ये याद रखने हैं, हाल ही के इंडेक्स हैं। तो इसमें ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है IB अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो अचलेंद्र रेड्डी, ये राष्ट्रीय जैव विविधता, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के ये अध्यक्ष हैं अचलेंद्र रेड्डी, इन्हें बनाया गया है। और इसका गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का इसका गठन हुआ था 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई में। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन 2003 में हुआ, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसके प्रमुख बने अचलेंद्र रेड्डी। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? 2002 में अधिनियम पारित हुआ था, उसी के तहत जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया। अगला ऑप्शन है आपका अनिल कुमार लाहोटी, तो ये रेलवे बोर्ड के प्रमुख
रेलवे बोर्ड के प्रमुख अर्थात सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अजय कुमार सूद, ये भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। अगला ऑप्शन है केवी साजी, ये नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष बने केवी साजी। और नाबार्ड ने ही एक कार्यक्रम शुरू किया था, जीवा कार्यक्रम। ये भी पूछा गया पेपर में, जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? नाबार्ड ने की थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में इसकी स्थापना होती है नाबार्ड की। 1982 में स्थापना, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है नाबार्ड का। 1982 में स्थापना होती है और केवी साजी इसके प्रमुख हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना है नाबार्ड के संबंध में। और इसमें आपका जो आईबी का प्रमुख पूछा गया है वो उसका आंसर हम भूल गए हैं, इसमें लिख लेते हैं तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका आईबी के प्रमुख हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, तपन कुमार डेका आईबी के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पंचवर्षीय योजना का, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 से 56 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली। और फिर इसके बाद योजना अवकाश आ जाता है 1966 से 69 तक। और फिर इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना है ये 1969 से 74 तक चली। और फिर इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली, 5वीं पंचवर्षीय योजना। हालांकि इसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, 4 साल में ही ये समाप्त कर दी गई, क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी केंद्र में। और उस सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर वार्षिक योजनाएं लाएंगे। इसीलिए 1978 से 1980 तक के कालखंड को रोलिंग प्लान कहते हैं, वार्षिक योजनाएं आई थी यहाँ पर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ प्लस आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। गरीबी हटाओ प्लस आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है 5वीं पंचवर्षीय योजना की। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने अपना ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया और बहुत जल्द कोशिश करेंगे अगला लेक्चर लाने की।